बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, मकई की जो पैदावार होती है उसका दारोमदार जो है आपके खेत में मौजूद फसल के 4 करैक्टर्स पर होता है। सबसे पहले फी एकड़ पौधों की तादाद कितनी है, उसके बाद छली पर औसत कतारें कितनी हैं दानों की, तीसरे नंबर पर होता है कि एक कतार में कितने दाने हैं, यानी कि छली पर दाने कितने आ गए, दोनों को अगर मिलाएं तो तीसरा या चौथे नंबर पे जो होता है वो दानों का वजन होता है, यानी कि छली पर मौजूद दानों का वजन कितना है। ये 4 करैक्टर्स को अगर हम ज़रब दे दें आपस में तो फी एकड़ जो है वो पैदावार निकल आती है। अब अगर हम फसल की बढ़ोतरी का मकई का बिजाई से लेके फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तक या कटाई तक जो है इसका फेज़ देखें तो 4 अहम मराहल से पौधा गुजरता है, और इन चारों अहम मराहल में जो है कि ये तीनों चारों में से किसी एक करैक्टर का जो है वो तयन हो रहा होता है, यानी कि पौधा जो है उसका तयन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे जो पहला मरहला है जिसको बिजाई से लेके 5 पत्ता मरहला तक गिना जाता है, इस दौरान फसल जो है फी एकड़ पौधों की तादाद का तयन कर रही होती है, यानी कि इस दौरान अगर कोई पौधा कोई हमारी मिसमैनेजमेंट होती है तो हमारा पौधा ज़ाया होता है, उगाव नहीं हुआ या जो है पौधा उगाव के बाद मर गया, हशरात ने उसको डैमेज कर दिया, तो हमारा जो पहला यील्ड कंपोनेंट है, पहला जो बुनियादी पैदावार का जुज़ है पौधों की तादाद, वो मुतासर हो जाएगी, जिससे लामोहल्ला पैदावार पे बुरा असर पड़ेगा। आज मैं बात करूँगा रैपिड ग्रोथ पीरियड की। दूसरा मरहला है, यानी इसको तेज़ बढ़ोतरी का मरहला भी कहते हैं। ये तकरीबन 6 पत्ता मरहला से लेके 14 पत्ते आने तक का ये फेज़ जो होता है इसको तेज़ बढ़ोतरी का मरहला कहते हैं। इस दौरान पौधा तेज़ी से कद करता है, इसकी खाद और पानी की ज़रूरियात बहुत बढ़ जाती हैं। इसके साथ यही वो मरहला है जब पौधा अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत का तकरीबन 60% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 80% पोटाशियम जो है इस फेज़ के दौरान वो जज़ब कर लेता है, यानी कि जब इसके बाद टेस्टिंग का मरहला होता है तो उससे पहले ये जो मैंने आपको बताया यहाँ इस हद तक वो खुराकी अज्जा ले चुका होता है। इस मरहले की सबसे अहम बात जो इसको सबसे मुमताज करती है वो ये कि यही वो मरहला है जिस दौरान पौधा जो है बाकी एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको बताए हैं, छली का साइज कह लें या छली में दानों की तादाद, कतारें हैं, इसका तयन करता है। पौधा बनने वाली छली के साइज का तयन 6 पत्ता मरहला से लेकर 14 पत्ता मरहला तक करता है, यानी कि कितनी छली बनाएगा। इसके अलावा छली पर बनने वाले दानों की कतारों का तयन जो है वो 8 पत्ता मरहला पर होता है, यानी कि जब पौधे पर 8 पत्ते हों, 8 पत्ते का कलर नजर आ रहा हो तो पौधा इस बात का तयन कर रहा होता है छली पे जो है कतारों की कतारें हैं वो कितनी बनानी है। इसके बाद एक कतार में बनने वाले दानों की तादाद का जो तयन है ये तकरीबन 14 पत्ता मरहला तक पौधा मुकम्मल कर चुका होता है। अब इन 3 जो मैंने आपको यील्ड पैरामीटर्स बताए हैं, यानी छली का साइज है, कतारों की तादाद है या दानों की तादाद है, इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है वो जेनेटिक्स पर होता है। लेकिन इसका जो दूसरा अहम जुज़ है जो इसको मुतासर करता है वो एनवायरनमेंट है, यानी अगर इस मरहले पर जेनेटिक बहुत अच्छा है, आपका हाइब्रिड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा आपने हाइब्रिड लिया, बहुत अच्छा लिया, लेकिन एनवायरनमेंट उसको सही नहीं मिल रहा, उसको सोका लग रहा है, उसको खुराकी अज्जा उसकी ज़रूरत के मुताबिक पूरे नहीं मिल रहे, ज़मीन के अंदर सख्त तय है या ज़मीन के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, हशरात उसको डैमेज कर रहा है, तो वो जो पौधा उसके जेनेटिक के अंदर पोटेंशियल के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसने इतनी कतारें बनानी हैं, छली का साइज इसका ये है मैक्सिमम या मैक्सिमम दानों की तादाद ये बना सकता है, वो आप हासिल नहीं कर सकते। यानी इस मरहले पर जो किसी भी किस्म का दबाव है वो आपकी पैदावार को कम कर देगा, उसका जो पोटेंशियल है उसको वो कम कर देगा। इस बात का आप अगर खुद मुशाहिदा करना चाहें तो तकरीबन 8-10 मरहला स्टेज पर आप जाएं फील्ड में, एक पौधा उखाड़ें, एक पौधा उखाड़ने के बाद जो है आप उसके पत्तों को जेंटली तौर पे वो अलहदा करें उसके तने के से, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे पत्ता जो है वो तने से जुड़ा होता है वहीं उसको नोड कहते हैं, तो उस नोड पे एक छोटी सी बड आपको नजर आएगी। बुनियादी तौर पे ये बड जो है वो छली होती है, और कुदरत ने ऐसा एहतमाम किया हुआ है मकई के पौधे पे कि इसके हर बड पे हर नोड पे एक बड होती है, वो छली बनने का उसमें भरपूर पोटेंशियल होता है। लेकिन ऊपर वाली 4-5 नोड्स को छोड़ के जो छली बनती है 1 या 2, वो फिर ऐसा अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, वही बड जो है भरपूर जो नशो नुमा पाके एक छली का रूप धार लेती है। तो आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाएगी कि ये इस मरहले के दौरान जो है छली बन रही है और पौधा जो है वो अपने जो पोटेंशियल है उसका तयन कर रहा है। यही वो मरहला है जिस दौरान पौधा जो है पानी की कमी से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। ये ग्राफ में अगर आप देखें तो तकरीबन 8 से 10 पत्ता मरहला से ये स्टेज शुरू हो जाती है जब इसकी पानी से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि पानी की कमी से ये सोका लगने से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, और ये सेंसिटिविटी तकरीबन दाने की सख्त दूधिया हालत तक बरकरार रहती है, यानी कि इस दौरान अगर सोका लगता है तो पैदावार में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता है। और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है ये तकरीबन फूल आने से लेके जो है
बार आवरेज से पॉलिनेशन फूल आने से लेके पॉलिनेशन के तकरीबन 3 हफ्ते के दौरान जो पीरियड है, ये पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो ये जो ग्रैंड ग्रोथ पीरियड है, यानी कि 6 पत्ता से लेके 14 पत्ता तक, एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक दिन का सोका लगता है तो पैदावार में तकरीबन 2 से 4% तक कमी वाक़ई हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस फेज़ को हम कैसे मैनेज करें, यानी कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं इस अपनी मैनेजमेंट को, कि हमारा जो पौधा है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने पोटेंशियल के मुताबिक अपनी पैदावार का तयन करे। सबसे पहली बात तो ये, इस दौरान आपने खेत को पानी की कमी नहीं आने देनी, यानी सोका नहीं लगने देना। पानी की कमी ना आने देने से मतलब ये नहीं कि आपने उसको जो पानी खड़ा करके रखना है, पानी खड़ा अगर 48 घंटे या इससे ज़्यादा पानी खेत में खड़ा रहे मकई के, तो ये भी पौधे के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना पानी की कमी नुकसानदेह है। तो आपने इसको मुनासिब वत्तर हालत में रखना है, और अगर इस दौरान हीट वेव आती है तो फिर आप पाशी को दौरान ये थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन वत्तर को या प्रॉपर मॉइस्चर को खेत में बरकरार रखें। इसके अलावा फसल को नुकसानदायक कीड़ों से बचाएं, खासतौर पे फॉल आर्मी वर्म है और स्टेम बोरर है। इस दौरान जो है आप दानेदार जहनों का इस्तेमाल करें, खेत का बहुत जायज़ा लें, और अगर दानेदार एप्लीकेशन के बाद चंद दिनों बाद फिर आपको आसार नज़र आते हैं तो हफ्ते 10 दिन या 14 दिन के बाद उसकी दूसरी एप्लीकेशन की जा सकती है। इसके अलावा खुराकी अज्जा की कमी से बचाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है इस फेज़ के दौरान। तो तकरीबन 8 पत्ता स्टेज पर आपने इसको अप्लाई करनी है नाइट्रोजन, उसके बाद 10 से 12 पत्ता मरला पर अप्लाई करनी है, और इसके बाद जो है पॉलिनेशन से यानी कि फूल आने से चंद दिन पहले एप्लीकेशन इसकी नाइट्रोजन की करनी है। इसके अलावा अगर आपके खेत में नीचे ज़मीन में सख्त तह मौजूद है तो भी ये मरहला जो है वो मुतासर होगा, यानी कि पौधा अपनी पोटेंशियल के मुताबिक तयन नहीं करेगा अपनी पैदावार का। तो इसलिए ये आइंदा के लिए आप ये बात ज़हन में रखें कि आपने सख्त तह को तोड़ना लाजमी है अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा अपने जेनेटिक के मुताबिक पोटेंशियल का तयन करे। इसके अलावा खेत को जड़ी बूटियों से पाक रखना, क्योंकि हमने हर किस्म के दबाव से अपने फसल को बचाना है, ताकि पौधा जो है अपने पोटेंशियल के मुताबिक जो है, जो उसके जेनेटिक के अंदर पोटेंशियल लिखा है उसके मुताबिक अपनी पैदावार का तयन कर ले। और ये जो तयन करेगा इस दौरान हमने जो अच्छा एनवायरनमेंट उसको दिया है, अगर अपने पोटेंशियल के मुताबिक उसने तयन कर लेता है तो ये पोटेंशियल हकीकत का रूप जो धारती है वो पॉलिनेशन पे धारती है। और अगर पॉलिनेशन के मुताबिक के वक्त भी एनवायरनमेंट ठीक रखें, दर्जा हरारत नॉर्मल रहे, ये जो पोटेंशियल उसने तयन किया है ये हकीकत का रूप धार लेता है। मुझे उम्मीद है आप इस मरहले की अहमियत को समझते हुए भरपूर तवज्जो देंगे, और आपने जो 5-6 पत्ता मरहला तक एक भरपूर फसल की बुनियाद रखी है, अब इसको मजीद परवान चढ़ाकर शानदार पैदावार हासिल कर सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।